Good morning, students. Today I will start the N2 cycle. This cycle come बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत जो है ये कल मैंने बताया था O2 साइकिल, कल बताया था मैंने वाटर साइकिल यानी जल चक्र। चक्र का मतलब समझो पहले। चक्र का मतलब होता है कि जो चीज जहां से चलती है वो वहीं लौट करके आ जाती है, तो ये एक चक्र पूरा हो जाता है। तो मैं आज ये बताऊंगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का चक्रण कैसे होता है, यानी नाइट्रोजन जहां से चलती है वहीं लौट करके आ जाती है, तो ये नाइट्रोजन चक्र हो जाता है पूरा। अब ये जब चलती है तो रास्ते में किस किस से मिलती है, क्या बनता है, कौन कौन इसके कंपाउंड को ग्रहण करता है, ये सब बातें आएंगी और वापस फिर से वो नाइट्रोजन जो है परमाणु के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो मैं ये बताऊं, वैसे तो देखो ये चित्र जो बनाया है वो अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, तुम्हारी किताब के अनुसार है। अब इसमें मतलब क्या होता है कि वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की होती है और ये मात्रा है लगभग 78%। ये 78%, तो इतनी अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन होने के बावजूद भी कोई भी प्राणी या कोई भी प्लांट वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसके लिए शर्त ये है कि ये घुलित अवस्था में हो। कैसी अवस्था में? घुलित अवस्था में हो, यानी किसी के अंदर घुली हुई हो, सॉल्युबल हो, सॉल्युबल इन वाटर, और किसके अंदर घुली हुई हो? वाटर के अंदर। तब वो पेड़ पौधा कोई भी हो वो इसको घुली हुई अवस्था में यानी सॉल्युबल स्टेट में आसानी से ग्रहण कर लेता है। अब ये आती है यह गैस जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है। अब ये आवश्यक क्यों है? पहले तो ये समझो, क्योंकि विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी नाइट्रोजन के सहयोग से बनते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड, इसमें दो आते हैं, एक तो आता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक आता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये अब हमारे लिए यह गैस जीवन के लिए बहुत आवश्यक क्यों है? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण जो है नाइट्रोजन के सहयोग से होता है, और इसके अलावा सम विटामिन्स। अब देखो जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि मतलब प्रोटीन का निर्माण है हमारे शरीर में, या न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए आते हैं, इसका निर्माण में भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, और कुछ विटामिन में भी नाइट्रोजन के सहयोग की जरूरत पड़ती है। दूसरे यौगिक अगर हैं, दूसरे यौगिकों में भी जैसे अल्कालॉइड, ये अल्कालॉइड तुमने पहले पार्ट में पढ़े थे। मतलब अब बेसिस ऑफ एल्कालॉइड जो है वो नशीले पदार्थ होते हैं, और इसके अलावा यूरिया यानी मूत्र का जो हम उत्सर्जन करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस होती है।
यूरिया का उसका मूत्र का जो फॉर्मूला है NH2CO NH2, ये फॉर्मूला है उसका, ये सूत्र है। तो उसमें N शब्द जो आया है वो किसको व्यक्त करता है? वो नाइट्रोजन को व्यक्त करता है। अब ये देखो, मतलब अब ये नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में है वो कितनी है? 78%। तो मैंने ये बताया था ये वापस यहाँ से चलेगी और यहीं पर आएगी। वो कैसे आएगी? उससे पहले एक डेफिनेशन में बता दूं पहले। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या कहेंगे इसे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और एक आता है डिनाइट्रिफिकेशन। ये तो नाइट्रिफिकेशन है, इसको हम नाइट्रिफिकेशन के नाम से भी जानेंगे। जहां इस साइकिल को बताने में नाइट्रिफिकेशन शब्द आए तो समझ लेना वही है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्राइफिकेशन। और एक होता है डिनाइट्रिफिकेशन। अब इससे तुम दोनों बातें समझ लो। When the nitrogen compound change into nitrates, यानी नाइट्रोजन जो है वो किसमें चेंज होती है? वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में यानी NO2 और NO3 में चेंज होती है। NO2 का मतलब क्या है? नाइट्राइट, और ये है NO3 जो है वो नाइट्रेट्स कहलाएंगे। तुमने फॉर्मूला सीखे होंगे, तो उसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है नेगेटिव रेडिकल ये बनते हैं। तो फिर समझ लो, जब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है तो यह क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। अब यहीं पर समझ लो, बीच में नहीं बता पाऊंगा इसलिए यहीं समझ लो। डिनाइट्रिफिकेशन इसका क्या होगा? अपोजिट होगा, इनवर्स होगा। यानी when the nitrite and nitrate change into the nitrogen, तो ये फिर से किसमें बन जाएंगे? नाइट्रोजन में चेंज हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? डिनाइट्रिफिकेशन। यानी नाइट्रोजन के यौगिकों का नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया को डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं या विनाइट्रीकरण। क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। ये अब मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा। कहां से नाइट्रोजन चलेगी? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? सबसे ज्यादा मात्रा में है। कितने परसेंट है? 78% है। अगर पहले ही तुम्हें परिभाषा लिखनी है या इसको चक्र को, इस साइकिल को समझाने के बाद भी लिख सकते हो। There is a nitrogen cycle in nature। ये प्रकृति में जो नाइट्रोजन साइकिल चलती है तो passes from its elemental form, किस अवस्था से चलती है? एलिमेंटल, यानी ये N से गुजरती है और कहां गुजरकर कहां जाती है? सॉइल एंड वाटर, यानी मृदा में पहुंचती है और ये पानी में जाकर के घुल जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि नाइट्रोजन कोई भी पौधा सीधे ग्राइंड नहीं कर सकता, बल्कि उसको इट मस्ट बी इन सॉल्युबल स्टेट, यह घुलित अवस्था में होना चाहिए। अब ये नाइट्रोजन वायुमंडल की पास होती हुई तत्व के रूप में चलती है और वातावरण में ये कैसे रूप में चलती है? सिंपल मॉलिक्यूल यानी N के रूप में चलती है। अब ये जो है बदल जाती है किसमें? मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी जटिल कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन चेंज इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। इसमें ये जटिल कंपाउंड है, ये सिंपल कंपाउंड है। इन लिविंग बीइंग, जीवित प्राणियों में एंड बैक अगेन और वापस आती है सिंपल नाइट्रोजन, यानी N के रूप में ही आएगी। सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर नॉन एज N2 साइकिल। तो ये इसकी एक डेफिनेशन
नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में अपने मूल रूप क्या है N, तो मूल रूप से गुजरती हुई कहां पहुंचती है, मृदा यानी सॉइल और जल वाटर में पहुंचती है और साधारण परमाणु के रूप में बदल जाती है तथा इस जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिक के रूप में बदल जाती है। यानी जब हमारे अंदर आएगी, हम पेड़ में पहुंचेगी, पेड़ से हम फल सब्जी कुछ भी खाएंगे तो वो नाइट्रोजन जो है और अधिक जटिल यौगिक के रूप में हमारे शरीर में बदल जाएगी। फिर ये साधारण परमाणु के रूप में यानी फिर से डिनाइट्रिफिकेशन होगा तो वो साधारण परमाणु के रूप में वापस वायुमंडल में चली जाती है और इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि ये कैसे चलती है और कैसे लौट करके वायुमंडल में आती है। तो इसको गौर से समझना थोड़ा मोस्टली है तुम्हारे हिसाब से, ये डेफिनेशन उतार लेना। अब देखो, एक लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग यानी थंडरिंग, बादल कड़कते हैं, तो ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो एटम के रूप में आ जाती है। N2 ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये N2 जो है वो परमाणु में चेंज हो जाती है। यही इसका मूल रूप है। ये ब्रेक डाउन हो गया यानी ये मॉलिक्यूल है, अणु के रूप में है और ये परमाणु के रूप में। अब ये N जब चलेगा तो ये N जो है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, NO2 या NO3, यानी इट मेक्स complex compound of nitrogen, it is known as nitrite and nitrate। अब चूंकि बिजली कड़क रही है यानी चमक उत्पन्न हो रही है, थंडरिंग गड़गड़ाहट हो रही है बादलों की, तो इसका मतलब है कि वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा। अब ये वर्षा जो होगी तो इसका मतलब है वर्षा में क्या गिरेगा, H2O, पानी गिरेगा। तो पानी इसके संग मिलकर के जो है या तो नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 और HNO3 बनाता है। समझ में आ गई? सिंपल नाइट्रोजन चेंज इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, देन इट मिक्स विद वाटर एंड देन मेक HNO2 और HNO3, यानी नमक का ये सोरे का अम्ल बनता है। किसका अम्ल बनता है, सोरे का अम्ल। अब सोरे का अम्ल जब बन जाता है तो ये वर्षा जो है वो मतलब कहां आएगी, सॉइल में, यानी लैंड पर पानी आकर के गिरेगा तो ये सॉइल, तो वो कौन ग्रहण कर लेगा, प्लांट। इसको कौन ग्रहण कर लेगा, प्लांट को। अब देखना, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल करके मिट्टी में आई और मिट्टी की रूट के द्वारा वो पानी कहां चला जाता है, अंडरग्राउंड, और रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के किसमें आता है, प्लांट में। इस प्लांट को दो लोग खाते हैं, एक एनिमल जानवर भी खाता है और ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं। ह्यूमन बीइंग, जानवर और मानव, यानी दोनों लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। पेड़ प्लांट का चारे के रूप में जानवर प्रयोग करता है और सब्जी या फल के रूप में जो है वो जानवर जो है वो ह्यूमन बीइंग खाता है। किसके रूप में, फल और सब्जी के रूप में जो है हम तुम लोग ग्रहण करते हैं और जानवर जो है चारे के रूप में उसको ग्रहण करता है। अब मान लो ये मृत हो जाता है, क्या हो जाता है, मृत, और मलमूत्र का त्याग करता है, यानी डंग, मलमूत्र का त्याग करता है। ये मानव भी जो मर जाता है या मलमूत्र का त्याग करता है, दोनों की एक ही प्रोसेस है। तो यहां पर जो है डिनाइट्रीफाइंग
बैक्टीरिया लग जाता है उस पर और मरे हुए शरीर पर या डंग पर, डंग किसका, जानवर का, और डेड बॉडी किसकी, ह्यूमन बीइंग की, उस पर ये जब डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लग जाएंगे तो वो इसको किसमें बदल देंगे, अमोनिया में, अमोनिया में चेंज कर देंगे वो बैक्टीरिया, और अमोनिया का सूत्र है ये NH3, इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पुनः अमोनिया में से नाइट्रोजन को फ्री करके, यानी उसका डिकम्पोजिशन कर देती हैं, किसका, अमोनिया का, तो नाइट्रोजन जो है फ्री होकर के किसमें आ जाती है, वायुमंडल में आ जाती है। तो इस प्रकार से जो वायुमंडल से चली थी नाइट्रोजन वो पुनः वायुमंडल में आ जाती है। दूसरा कारण ये है, यहीं पर बीच रास्ते में ही, यानी साइकिल के मध्य में ही अगर मान लो वो डेड एनिमल जो है नाइट्रोसोमोनास, एजेक्टोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, अगर ये जीवाणु उस डेड बॉडी पर या मलमूत्र के त्याग पर अगर क्रिया करने लगता है तो फिर से वो पदार्थ जो है यानी अमोनिया जो है वो चिड़ेंगे किसमें हो जाएगी, नाइट्रेट या नाइट्राइट में, और नाइट्रेट और नाइट्राइट पुनः पानी के साथ जो है घुल करके कहां पर आ जाएगी, वही जमीन में आ जाएगी, और जमीन में आकर के क्या होगा, उसको प्लांट जिस भूमि पर लगा हुआ है वो उसको ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करने के पश्चात वही साइकिल मतलब जो है घूमती रहती है, यानी डाउनवर्ड साइकिल चलती रहती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये देखा कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से चली थी वो एटमॉस्फेयर में ही आकर के मिल जाती है, तो ये नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। नेचर में ये काम कुछ ग्रीन एल्गी कौन करते हैं, ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, ये कहां काम करेंगे, ज्यादातर एक्वस एनिमल के लिए, कौन सा बताया था मैंने, नील हरित शैवाल, ये क्या काम करेंगे, ये वही काम करेंगे जो ये वायुमंडल की नाइट्रोजन में, यानी ये भी जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या नाइट्राइट में बदलने का काम करते हैं। हाँ, मैं एक बात और बता दूं यहाँ पर, जब ये नाइट्रेट HNO3 बनती है तो ये क्या बन जाती है, ये खाद बन जाती है। अगर मान लो हमारी मृदा में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत से मिनरल्स होते हैं, तो अगर ये कैल्शियम के साथ मिलेंगी तो ये कैल्शियम नाइट्रेट बना लेगी, क्या बना लेगी, कैल्शियम नाइट्रेट। अगर पोटेशियम के साथ मिल गई है तो ये पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगी। तो ये एक प्रकार के क्या है, फर्टिलाइजर्स है, और वो फर्टिलाइजर्स जो है वो जमीन में पानी के अंदर घुल करके प्लांट की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, फिर वही एनिमल उसका यूज करते हैं और मानव भी उसका यूज करता है। तो यहाँ पर वो ही चक्र पुनः वापस चलता रहता है। तीसरी बात और है, कुछ लेग्यूम प्लांट यानी कि फलीदार पौधे, पल्सेस वगैरह जाती हैं, फलीदार पौधे, ये पल्सेस आती है, इसमें दालें आती है ज्यादातर, पल्सेस दालें, यानी कि ये डाइकोट होते हैं, द्विबीजपत्री, डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट का मतलब जो है क्या हुआ, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधे होते हैं ये, द्विबीजपत्री पौधे, जैसे सेम यानी बीन, सेम है, मटर है,
सेम का मतलब बीन, बीज, और पी मटर, सोयाबीन, रजका, ये जो प्लांट है वो द्विबीजपत्री पौधे हैं। अब इनकी दास्तान में बताऊं इनमें क्या पावर होती है कि जैसे ये मटर का पौधा है या पी प्लांट है, अब इनकी जड़ों पर कुछ नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें, नोड्यूल्स। ये नोड्यूल्स में मतलब एक बैक्टीरिया वास करता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम या लेग्यूमिनोसोरम राइजोबियम। क्यों लेग्यूमिनोसोरम क्यों आया? कि लेग्यूम प्लांट है, यानी फलीदार पौधे हैं, तो ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, लेग्यूमिनोसोरम, ये जीवाणु जो है इन नोड्स में, यानी गांठें जो होती हैं पौधों की जड़ों पर, वो कहलाती हैं गांठें होती हैं। ये नोड्यूल्स यानी गांठ जो है उसमें एक बैक्टीरिया निवास करता है और उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। अब इसमें भी वही क्षमता होती है जो कि ऊपर वाले बैक्टीरिया में थी। ऊपर वाले बैक्टीरिया कैसे? जैसे नाइट्रोसोमोनास है, एजेक्टोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है। तो जैसे नीलहरित शैवाल ने भी कोई काम किया था, लेकिन ये एक्वस प्लांट में मतलब होता है। और तीसरा था लेग्यूमिनोसोरम, ये मटर के पौधों की जड़ों पर, यानी सीधे सीधे ये कह सकते हैं हम कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों पर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो नोड्स के रूप में या गांठ के रूप में होती हैं। उनमें ये जीवाणु जो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जीवाणु मिनोसोरम, लेग्यूमिनोसोरम, ये जीवाणु में भी ये क्षमता होती है कि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में डायरेक्ट बदल देते हैं। और जमीन में तो है ही है, तो ये क्या काम करेंगे? जमीन में मतलब जो लवण है, जो हमारे मिनरल्स है, कैल्शियम और पोटेशियम, तो कोई फर्टिलाइजर बन जाएगी। ये बरसात के दिनों में होगी क्रिया, किसमें? रेनी सीजन। और ये विदाउट रेनी सीजन मैं बता रहा हूं, बरसात में तो ये बिजली कड़केगी, लाइटनिंग होगी या थंडर होगी, तब ये प्रोसेस चलेगी। लेकिन विदाउट रेनी यानी विदाउट बरसात के, बिना बरसात के अगर होगा तो फलीदार पौधों की जड़ों पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों पर कुछ जीवाणु वास करते हैं, उन्हें हम कहते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। अब ये जीवाणु में ये क्षमता होती है, इन बैक्टीरिया में ये पावर होती है कि ये सीधे ही वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या नाइट्राइट में बदलने का काम करते हैं। और यह जो है जमीन में घुले हुए मिनरल्स यानी खनिजों से मिलकर के उर्वरक बनाता है, और वही उर्वरक पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पौधे को भोजन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो एक सहजीवन का उदाहरण भी देखने को मिलता है। सहजीवन का मतलब सिम्बोसिस लाइफ। सिम्बोसिस लाइफ, ये सिम्बोसिस लाइफ क्या है? यानी दो प्राणी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इस क्रिया को हम सहजीवन कहते हैं। तो इन दोनों अवस्थाओं में यहाँ पर भी फिर वो पौधों के अंदर आ गई, यहाँ पर भी पौधों के अंदर आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जैसे हमने या जानवर ने खाया, यहाँ पर भी कोई खाएंगे और वही प्रोसेस यहाँ पर चालू हो जाएगी। तो इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट है, ध्यान रखना। बरसात के दिनों में मतलब जो है रेनी सीजन में लाइटनिंग और थंडरिंग यानी बिजली की चमक या गड़गड़ाहट होती है, उससे वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है मॉलिक्यूल के रूप में जो है, क्योंकि
26 की सबसे अधिक मात्रा है, ये सॉल्युबल स्टेज में होगा, तभी पौधों की जड़ों के द्वारा उर्वरक या फर्टिलाइजर के रूप में एब्जॉर्ब होगा। अब ये वायुमंडल की नाइट्रोजन लाइटनिंग के कारण यह मॉलिक्यूल में चेंज हो जाती है, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 और NO3 बनाती है, ये वर्षा के जल के साथ घुल करके जमीन पर आ जाती है, जहां पर पहले से ही जमीन के अंदर कुछ खनिज पड़े हुए होते हैं और वो मिलकर के फर्टिलाइजर का या खाद का निर्माण कर देते हैं। ये खाद जो है वो पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उससे वो अपने अंदर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा यानी मानव के द्वारा और जानवरों के द्वारा शोषित कर लिए खा लिए जाते हैं। और जब ये मृत हो जाता है या जीवित अवस्था में मतलब क्या होता है, मलमूत्र का त्याग करता है, तो उस पर जो बैक्टीरिया लगती है उस मृत जीव में से अमोनिया मुक्त होती है। तो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है अमोनिया को नाइट्रोजन में फ्री कर देता है और वो नाइट्रोजन जो है पुनः वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है, तो ये नाइट्रोजन चक्र पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है O2 साइकिल और CO2 साइकिल दोनों साइकिल को यानी दोनों चक्र एक दूसरे के पूरा के कंप्लीमेंट है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि दोनों साइकिल को एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।